आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से गुटनिरपेक्ष नीति को भारत ने अपनाया, विकासशील देशों ने अपनाया और उनको अपनाने के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण थे। तो पहले कारण की हम बात करते हैं, सैनिक गुटों से अलग रहना। अब ये सैनिक गुट कौन से थे, तो देखो 1945 की हम बात करें। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, में जब द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के बाद में विश्व में दो महाशक्तियां तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। अब ये महाशक्तियां कौन कौन सी थी, तो एक तो थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। एक थी अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। अगर हम बात कर लें कि इन महाशक्तियों ने क्या किया, तो दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास किया और विश्व में एकमात्र महाशक्ति बनने का कार्य किया। अमेरिका चाहता था कि विश्व में उसका राज रहे, उसका वर्चस्व रहे। इधर सोवियत संघ ये चाहता था कि विश्व में सोवियत संघ का वर्चस्व रहे, एकाधिकार रहे। तो दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, अपनी विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास किया और इसे किसके नाम से जाना गया? इसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। तो दोनों के मध्य में क्या चला? शीत युद्ध। और इस शीत युद्ध का जो हम समय देखें वह 1945 से लेकर 1991। तो 1945 से लेकर 1991 के मध्य में शीत युद्ध शुरू भी हुआ और शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ और इन महाशक्तियों का प्रभाव ये था कि विश्व के अन्य जो कम शक्तिशाली जो देश थे वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन महाशक्तियों के जो संगठन बने थे, गुट बने थे, उसमें क्या होते रहे? सम्मिलित होते रहे। कुछ देशों ने अमेरिका का सहयोगी बनने का प्रयास किया तो कुछ देशों ने सोवियत संघ का सहयोगी बनने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में भारत के सामने समस्या आई, विकासशील देशों के सामने समस्या आई जो पहले गुलामी की जंजीरों से निकले थे, जो अभी स्वतंत्र हुए थे। उन देशों के सामने समस्या आई कि वो क्या करें। इसलिए ऐसी विषम परिस्थितियों ने उन्होंने एक नई नीति को अपनाने का प्रयास किया। उसी नीति को गुटनिरपेक्ष नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। और इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है 1961 में। कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड में। तो बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई और विकासशील देशों के 25 सदस्यों ने मिलकर के इस आंदोलन को शुरू किया। अब बात करते हैं कि सैनिक गुट क्या हैं। तो इन महाशक्तियों के माध्यम से कुछ सैनिक संगठन बनाए गए थे, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा। तो ये क्या बने थे? सैनिक संगठन बने थे, सैनिक गुट बने थे। अब इन गुटों के सदस्य बनाने का प्रयास कर रहे थे। अमेरिका चाहता था कि इन गुटों का सदस्य विश्व के अन्य जो छोटे देश हैं वो बने, और इधर सोवियत संघ भी यही चाहता था अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अमेरिका
की शक्ति या नाटो की शक्ति पर रोक लगाने के लिए सोवियत संघ ने तो वार्सा संगठन बनाया और अमेरिका ने नाटो संगठन बनाया। तो इस प्रकार से 1949 में नाटो संगठन बना और 1955 में वार्सा संगठन बना। सीटो बना 1954 और सेंटो बना 1955। तो ये सैनिक संगठन बनाए गए थे और इन सैनिक संगठनों के माध्यम से ये दोनों ही देश अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे विकासशील देशों ने ये सोचा कि क्यों ना अगर इनके सैनिक गुटों से अगर अपना संबंध रखेंगे तो एक देश से क्या हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। एक का सदस्य बनेंगे तो दूसरे से शत्रुता हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इनसे अलग रहा जाए। तो इस प्रकार से भारत जैसे विकासशील देशों ने क्या किया, इन सैनिक गुटों से, ये जो सैनिक गुट हैं, इन गुटों से अपने आप को क्या रखा, अलग रहे। तो गुटनिरपेक्ष नीति का उद्देश्य ये रहा कि जो भी सैनिक संगठन बने, ठीक है, उनसे अपने आप को पृथक रखा जाए, अलग रखा जाए। इसलिए हमने कौन सी नीति को अपनाया, गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए। अब देखो, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए जरूरी क्या था। यदि मान लो कि हम अमेरिका जो महाशक्ति थी, इस अमेरिका की महाशक्ति के पक्ष में चले जाते, भारत इसका समर्थन करता, ठीक है, और दूसरी तो महाशक्ति कौन थी, सोवियत संघ। तो एक महाशक्ति थी अमेरिका, दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ। अगर हम अमेरिका का समर्थन करते, अमेरिका के सैनिक गुटों में अपने आप को सम्मिलित कर लेते, तो क्या होता, क्या हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सकते थे क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि अगर हम अमेरिका के पक्ष में जाते तो अमेरिका का पूरा प्रेशर किस पर रहता, भारत पर रहता, ठीक है। हमें वैदेशिक जो निर्णय थे वो किसके दबाव में रह कर के लेने पड़ते, अमेरिका के दबाव में रह कर के लेने पड़ते, तो दबाव में कार्य करना पड़ता। और ऐसी स्थिति अगर हम सोवियत संघ के पक्ष में जाते तो ऐसी स्थिति सोवियत संघ के माध्यम से होती कि सोवियत संघ का दबाव भी किस पर होता, भारत पर होता। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इनसे क्या रहा जाए, अलग रहा जाए। और अलग रहेंगे तो अपने जो विदेश नीति संबंधी जो निर्णय है वो अपनी इच्छा से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से ले सकेंगे। इसलिए हमने कौन सी नीति को अपनाया, हमने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। फिर हम बात करें कि महाशक्तियों से अच्छे संबंध बनाए रखा जाए, कि महाशक्तियों से अच्छे संबंध बनाएं, उसके लिए क्या जरूरी था कि हम न तो अमेरिका के पक्ष में जाएं और न हम किसके पक्ष में जाएं, सोवियत संघ के पक्ष में जाएं। तो दोनों के पक्ष में नहीं जाएं, ठीक है। उससे क्या होगा, न तो हम अमेरिका के दुश्मन बनेंगे और न हम किसके दुश्मन बनेंगे, सोवियत संघ के दुश्मन बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब भारत जैसे विकासशील देश, जो भी देश, ठीक है, उपनिवेशवाद से निकला है, जो भी देश स्वतंत्र हुआ है, उस देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। तो जो देश लंबे समय तक गुलाम रहा और आज़ाद हुआ वो आर्थिक दृष्टि से क्या था, कमजोर था। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत बने, इसके लिए हम चाहते थे कि न तो हम अमेरिका के विरोधी बने और न हम सोवियत संघ के विरोधी बने। उससे क्या होगा, इन दोनों का सहयोग हमें मिल जाएगा, दोनों से अच्छे संबंध बने रहेंगे और दोनों से अच्छे संबंध बने रहेंगे तो हम अपना जो आर्थिक विकास है वो अच्छे ढंग से कर सकेंगे।
इसलिए हमने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। बात कर लें कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो सामाजिक, सामरिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक मांगों के क्या थी, अनुरूप थी। कहने का मतलब कि इन सभी उद्देश्यों में हम सफल होना चाहते थे, इसलिए जरूरी ये था कि ये जो हमारी मांग है वो पूरी हो जाए, और इसके लिए हमने कौन सी नीति को अपनाया, गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। तो देखो, भौगोलिक दृष्टि की अगर हम बात कर लें तो भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से हम ज़्यादा सुरक्षित नहीं थे। वो कैसे कि देखो, अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत का जो ये हिस्सा था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, इधर से भारत पर सर्वाधिक क्या हुए हैं, आक्रमण हुए हैं। तो इस प्रकार से हम ज़्यादा सुरक्षित नहीं थे। अगर हम बात करें कि राजनीतिक, तो राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से हमारे पास शासन का शासन का जो नेतृत्व होता है उस नेतृत्व का क्या था, हमारे पास अभाव था। तो राजनीतिक दृष्टि से भी हमें अच्छे ढंग से शासन चलाने का एक अच्छा अनुभव नहीं था, उसका भी हमारे पास क्या था, अभाव था। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से हमारी स्थिति क्या थी, कमजोर थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा खूब शोषण किया, और उसके कारण क्या हुआ, आर्थिक दृष्टि से हम क्या हो गए, कमजोर हो गए। अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि हम क्या कर सकें, युद्ध कर सकें, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, ठीक है, और उसके कारण हमारे पास इतना पैसा या इतना संसाधन नहीं था कि हम महाशक्तियों से संबंध हो करके, ठीक है, संबंधित हो करके युद्ध की स्थिति बने और उसमें अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो इस प्रकार से अगर हम इन बिंदुओं की बात करें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त था कि इन सभी मांगों के अनुरूप हम कार्य करें, और उसके लिए हमने कौन सी नीति को अपनाया, गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। फिर अगले बिंदु की बात करें तो गुटनिरपेक्ष नीति में हमारा क्या रहा, अटूट विश्वास। देखो, कोई भी संगठन बन जाता है और उस संगठन की सफलता किस पर निर्भर करती है, संगठन की सफलता निर्भर करती है उस पर विश्वास में। अगर कोई संगठन हमने बनाया है, उस संगठन में हमारा क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, तो संगठन जो बनाया है उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जब हमने 1961 में इस संगठन का निर्माण किया, इस संगठन को स्थापित किया, तो प्रारंभिक जो नेता थे, ठीक है, प्रारंभिक नेताओं का इसमें क्या रहा, विश्वास। तो प्रारंभिक नेताओं का इनमें क्या रहा, विश्वास। और वो विश्वास भी कैसा था, अटूट, कि आज संगठन बनाए और थोड़े दिन बाद में उसको हम समाप्त कर दें, ऐसी स्थिति इन नेताओं की नहीं थी। तो इनमें विश्वास बना हुआ था कि ये संगठन हमने बना दिया और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और वर्तमान समय में देख लो, ये संगठन अस्तित्व में है, संगठन बना हुआ है कि 61 में जो संगठन स्थापित किया था, 2020 में भी वह संगठन कार्यशील है, अपने कार्यों को कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नीति को स्थापित करने वाले जो लोग थे उनमें क्या था, अटूट विश्वास था। और लास्ट बिंदु की हम बात कर लें, वो है गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वह बहुलवादी संस्कृति के अनुरूप थी। अब देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो देखो, भारत उपनिवेशवाद का शिकार रहा,
भारत किसका शिकार रहा? भारत उपनिवेशवाद का शिकार रहा। उपनिवेशवाद से अभिप्राय है कि लंबे समय तक हम क्या रहे? गुलाम रहे। तो 190 साल तक हम उपनिवेशवाद के क्या रहे? शिकार रहे। और उसके समय में हमने जाना कि किस प्रकार से, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हम अपना विकास करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमें सीखने को मिली उपनिवेशवाद या गुलामी में, ठीक है। दूसरी हम बात करें बहुलवादी संस्कृति। और बहुलवादी संस्कृति क्या कहती है कि भारत की बात कर लें तो भारत कैसा देश है? भारत एक विविधतापूर्ण बहुलवादी संस्कृति को अपनाने वाला देश है। कहने का मतलब कि बहुलवादी जो संस्कृति है वो बहुलवादी संस्कृति किस पर जोर देती है कि एक ही संस्कृति के लोग नहीं रहे। तो भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में क्या है? विभिन्न जाति, भाषा और धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, जो भारत की कैसी संस्कृति को दिखाते हैं? बहुलवादी संस्कृति को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से विकासशील जो देश थे उनकी संस्कृति और भारत की संस्कृति मिलती हुई संस्कृति थी। इसलिए हम सब मिलकर के, विकासशील देशों के साथ भारत ने मिलकर के कौन सी नीति को अपनाया? गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। क्योंकि उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सभी देशों की क्या रही कि वो लंबे समय तक क्या रहे? उपनिवेशवाद का शिकार रहे, गुलाम रहे। और उनकी संस्कृति आपस में मिलती हुई संस्कृति थी, इसलिए उन सभी ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। तो आज के लिए इतना ही।